हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपगेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर होगा। और ये जो टॉपिक है वो काफ़ी टाइम एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर हम एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसमिशन लाइन्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और किस वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करती हैं। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइंस का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है और या फिर ये बोल सकते हैं जो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है। तो जो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन्स है वो हमारे पास दो लॉन्ग कंडक्टर से मिलकर बनी होती है। उन दोनों कंडक्टर को हम पैरेलली प्लेस करते हैं और उनके बीच में जो मीडियम होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लेके चलते हैं या फिर इंसुलेटिंग मीडियम हम लेके चलते हैं। जैसे समझने के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास ये दो कंडक्टर हैं, पहला कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है। ठीक है। इनके बीच में जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम हमने यहाँ पे मान लिया। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके एक एंड पे हमें इनपुट देना होगा, दूसरे एंड पे हमें आउटपुट मिलेगा। अब हम बात करते हैं ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो हमने इसके अंदर डेल जेड लेंथ कंसीडर कर लिया। अब हम देखेंगे ये जो डेल जेड लेंथ है ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो ये डेल जेड लेंथ होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास होता है रेजिस्टेंस जिसको हमने आर से डिनोट किया है, दूसरा यहाँ पे होता है एल जिसको हम इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास फर्स्ट कंडक्टर है और फर्स्ट कंडक्टर में हमने क्या क्या लिया लगाया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है और यहाँ पे एल लगाया है। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो डेल जेड लेंथ है इस डेल जेड लेंथ के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों से ये डेल जेड लेंथ बनी होती है। और बीच में हम बात करें इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होता है, हमारे पास एक शंट होगा जिसको हम कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, एक कैपेसिटर होगा। ये हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा दिया। ठीक है। कैपेसिटर को सी बोल दिया और इसको हमने बोल दिया जी। अब कितनी लेंथ के लिए देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डेल जेड लेंथ के लिए हमने देखा डेल जेड लेंथ में रेजिस्टेंस कितना था, आर रेजिस्टेंस था, तो इसको डेल जेड से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सेम एज इट इज जो एल है इसको भी डेल जेड से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सी को भी डेल जेड से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा और जी को भी डेल जेड से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। ठीक है। और इन दोनों के बीच में मीडियम कैसा है, इंसुलेटिंग मीडियम। और इस तरफ से हम क्या देंगे, इसको इनपुट देंगे, इनपुट, और इस तरफ से हमें क्या मिलेगी, आउटपुट। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा है, जो डेल जेड लेंथ है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बनी हुई है। बेसिकली वो आर, एल और जो सी है कैपेसिटर है जो और जी, इन सब चीज़ों से मिलके बनी हुई है। आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को, एल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ को, दूसरा सेम एज इट इज कैपेसिटर भी सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ, और जो जी है वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, और समटाइम्स से इसको शंट भी हम बोलते हैं। अब ये तो बात थी डेल जेड लेंथ की। अब इस लॉन्ग ये हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है ये बहुत लंबी है तो इसमें बहुत सारी डेल जेड लेंथ होगी। यहाँ पे भी एक डेल जेड लेंथ होगी, यहाँ पे भी एक डेल जेड लेंथ होगी। जितने भी ये डेल जेड लेंथ होंगी सब किससे मिलके बनी होगी, इसी से मिलके बनी होगी। तो इसके आगे भी हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ तक क्या होगी, डेल जेड लेंथ कंप्लीट होगी, आगे भी क्या आएगी, डेल जेड लेंथ। तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा एक रेजिस्टेंस मिलेगा, आगे हमारे पास क्या होगा, एक इंडक्टर होगा, उसके बाद क्या लगा होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा हमारे पास। कैपेसिटर इस तरफ लगाएंगे हम, और इस तरफ क्या होगा, एक शंट लगा होगा। ठीक है। ऐसे करके ये क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा एंडलेस तक। ठीक है। तो इस टाइप से इक्विवेलेंट सर्किट होता है ट्रांसमिशन लाइंस का। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखते हैं या फिर इसको थोड़ा सा और डीपली लेके चलते हैं, इसके अंदर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिया है, हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर है जिसमें हमने रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी लिया है या फिर कैपेसिटेंस लिया है और एक शंट लिया है। ठीक है। और ये जो हमने जो कंडक्टर लिया है इन कंडक्टर का एक पर्टिकुलर लेंथ होगा और इन कंडक्टर का कुछ पर्टिकुलर डायामीटर भी होगा। और इन दोनों पैरेलल कंडक्टर के बीच में हमने क्या लगाया है, एक कैपेसिटेंस लगाया है, कैपेसिटर लगाया है, और दूसरा जी लगाया है जिसको हम कंडक्टेंस या शंट भी बोल सकते हैं। और साथ में हम ये भी बताएंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या ले रखा है हमने, इंसुलेटिंग या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे ले रखा है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो दोनों कंडक्टर हमने लिए हैं ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के प्रॉपरली इंसुलेट नहीं होते
और यहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो होता रहता है। और जो लीकेज करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, ये जो हमने जी लिया है शंट या फिर जो कंडक्टेंस हमने लिया है, इस कंडक्टेंस के कारण इन दोनों कंडक्टर के बीच में एक लीकेज करंट फ्लो होता रहता है। उसके बाद हम ये बताएंगे जो एल है, आर है, हमारे पास क्या है, रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो हमने कंडक्टर लिया है उस कंडक्टर का रजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ। और उसके बाद जो एल लिया है, एल बता देंगे इंडक्टेंस है, पर यूनिट लेंथ लिया है। सी भी हम कैपेसिटेंस बता देंगे जो पर यूनिट लेंथ लिया है। उसके बाद अब अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे जी और सी नहीं, जी और आर को अगर हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर दें, मान लिया जी और आर को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मतलब यहाँ से हम जी को हटा देंगे और यहाँ से हम आर को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, एक सेकंड में इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट कंडक्टर, ये सेकंड कंडक्टर, और बीच में क्या लग जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर लग जाएगा या फिर कैपेसिटेंस लग जाएगा। तो जब हम जी और आर को नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमें जो ट्रांसमिशन लाइन मिलेगी वो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन मिल जाएगी। और ये जो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है ये हमें किस केस में मिलती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के केस में हमें ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन मिलती है। और इसमें ये नेगलेक्ट क्यों किया है हमने, जी और जो आर है इसको नेगलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एल होता है, एल इंडक्टर, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस केस में हम जो जी और आर है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। और नेगलेक्ट करने के बाद हमें ये जो मिलेगा, ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइंस हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये हमारे पास जितने भी सेक्शन होंगे इस ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। और ये यहाँ पे हमने सी लगा दिया, इनका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस यहाँ पे होगा। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब जो ट्रांसमिशन लाइंस है इसमें जो वोल्टेज और जो करंट है, मान लिया हम यहाँ पे जो इनपुट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट में हम करंट दे रहे हैं या वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो करंट या वोल्टेज टाइम के साथ वेरी कर, वो करंट और वोल्टेज पोजीशन और टाइम के साथ वेरी कर रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो वोल्टेज और करंट है वो पोजीशन के साथ और टाइम के साथ इस ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर वेरी करेगा। अब अगर हम बात करें, अगर हमारे पास करंट वेरी करे, मतलब वेरी करने का मतलब कभी करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, कभी करंट की वैल्यू कम हो जाए, तो जब ये करंट इस इंडक्टर के अंदर से पास होगा, तो जब किसी भी इंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है और उसका वो फ्लक्चुएटिंग करंट हो, फ्लक्चुएटिंग करंट इन द सेंस उसकी वैल्यू कभी ज़्यादा हो कभी करंट कम हो, तो क्या होगा, यहाँ पे जब इंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब जो करंट पास हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू कंटिन्यूस चेंज हो रही है। अब वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होगी तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा करंट पास होने से, इस एल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, फैराडे लॉ। अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे होगा, जब हम इस इंडक्टर के अंदर से करंट पास करेंगे तो चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, अब करंट कभी ज़्यादा पास हो रहा है, करंट कभी कम पास हो रहा है, मतलब जो करंट है वो टाइम वेरिंग है, करंट चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो जब करंट वेरी करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कभी ज़्यादा होगा या फिर कभी कम होगा। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा और कम होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कभी ज़्यादा एरिया कवर करेंगे और कभी कम एरिया कवर करेंगे। उसके कारण से अब कभी ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, कभी कम एरिया, उसके कारण से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो वहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो इस एल के अंदर जो ईएमएफ डेवलप हुई है, ये ईएमएफ क्या करेगी, बाहर से आने वाले करंट का अपोज करेगी। अपोज इन द सेंस, अगर बाहर से करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब बाहर से जो हम करंट पास कर रहे हैं इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। हमने क्या बोला था, करंट चेंज हो रहा है। मान लिया करंट पहले 5 था, फिर 10 हो गया, उसके बाद 15। अब करंट चेंज तो हो रहा है पर कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब बाहर से जो करंट आ रहा है वो बढ़ रहा है, तो ये जो ईएमएफ है वो उसका अपोज करेगी। अपोज करने का मतलब ये जो करंट बढ़ रहा है उसको कम करने का काम करेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये, अगर मान लिया ये करंट कम हो रहा है, पहले करंट अपने पास 15 था, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, तो इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप हुई है अब वो इसका अपोज करेगी। ये करंट कम हो रहा है तो इसको ज़्यादा करेगी, अगर ये करंट बढ़ रहा है उसको तो ये इसको कम करने का काम करेगी। ये लेंज लॉ में आपने पढ़ा होगा, ये सब इसका वर्किंग के अंदर होता है। अब एग्जाम में ये सब पॉइंट कैसे लिखने हैं उसको भी हम देख लेते हैं। द वोल्टेज एंड करंट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन्स वेरी विद पोजिशन एंड टाइम। तो ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर जो करंट और वोल्टेज होते हैं वो पोजीशन और टाइम के साथ वेरी करती रहती है। कंसीडर एन वेरी स्मॉल लेंथ लाइन, या फिर हमने एक स्मॉल लाइन का कंडक्टर या फिर लाइन
कंसीडर कर ली, जिसकी जो लेंथ है वो डेल जेड है, ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया था डेल जेड, और उस देखा था ये डेल जेड लेंथ किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो यहाँ पे देखा ये आर से मिलके बनी हुई है, एल से मिलके बनी हुई है, जी से मिलके बनी हुई है, सी से मिलके बनी हुई है। उसके बाद हमने लॉसलेस का केस भी यहाँ पे देखा था। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी, जब जी और आर को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे, किस केस में, रेडियो फ्रीक्वेंसी की केस में ये सब होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द करंट इज टाइम वेरिंग सो द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड वोल्टेज वेरिएशन अलोंग द कंडक्टर। अब जब करंट हमारे पास टाइम वेरिंग है, मतलब टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा और वोल्टेज के अंदर भी चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या होगा, वहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। जो ईएमएफ डेवलप होगी वो बाहर से आने वाले करंट का अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और जो ईएमएफ डेवलप हुई है वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हुई है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाय चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। ठीक है, बाय फैराडे लॉ। उसके बाद क्या बता रखा है, जो ईएमएफ डेवलप होगी वो बाहर से आने वाले करंट का अपोज करेगी, और ये किसके अकॉर्डिंग है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन लाइन्स मान लिए, टू वायर ट्रांसमिशन लाइन्स है या फिर टू कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन है, जिसको हमने पैरेलली प्लेस किया है, और इनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम हमने लिया, और वही डेल जेड लेंथ वाला आपको जो पीछे डायग्राम बताया था वो ही यहाँ पे बना के बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रियल ट्रांसमिशन लाइन इन शो इन अबो। हमने यहाँ पे ये शो करके बता दिया जो रियल इक्विवेलेंट सर्किट होता है ट्रांसमिशन लाइंस का वो कैसा होता है। कंप्लीट अगर लॉसलेस केस देखना है तो ये नीचे वाला होगा, अगर लॉस वाला केस देखना है तो ये ऊपर वाला होगा। ऊपर वाले में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता रहेगा। उसके बाद हमने ये बता दिया एल क्या होता है, यहाँ पे जी क्या होता है, सी क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन लाइन इज ए लॉसलेस इन द अब्सेंस ऑफ आर एंड जी। जब आर और जी अब्सेंट रहेंगे, आर और जी नहीं होंगे उस सर्किट के अंदर, तो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बिल्कुल लॉसलेस होगी, वहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा सिग्नल की स्ट्रेंथ के अंदर। और लॉसलेस का हमारे पास कौन सा डायग्राम है, ये वाला हमारे पास लॉसलेस का डायग्राम रहेगा। तो ये था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके, कमेंट करके या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।